सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमारी हिंदी की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हिंदी की चैप्टर वाइज रिवीजन क्लास चल रही है, जिसमें दोस्तों आज हम रिवीजन करेंगे विराम चिन्ह की। किसकी? विराम चिन्ह चैप्टर की रिवीजन करेंगे। विराम चिन्ह होते क्या है, विराम चिन्ह कितने होते हैं, कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं, उन सब के बारे में आज हम इस क्लास में जानेंगे। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको कई सारे चैप्टरों की रिवीजन करा दी है। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो उन क्लासेस को अवश्य देख लें, उसकी लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ठीक है, आज हमारा चैप्टर है विराम चिन्ह। तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की हिंदी की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, श्री कांता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? तो श्री कांता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था थ्योरी में। यदि आपने वो क्लासेस थ्योरी नहीं देखी है तो उसको अवश्य देख लें, उस देखने के बाद ही आप इस क्लास को देखें। ठीक है, थ्योरी में मैंने आपको 20 के 20 विराम चिन्हों के बारे में बताया। तो विराम चिन्ह कहाँ से लिए, किस भाषा से लिए? आप कहेंगे अंग्रेजी भाषा से लिए गए। कांता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्ह कहाँ से लिए? अंग्रेजी भाषा से लिए गए। तो विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे विराम चिन्हों की संख्या होती है 20। कितनी होती है? विराम चिन्हों की टोटल संख्या होती है 20। कितनी होती है? तो आप कहेंगे 20 होती है। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे। विराम चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। एक तो दोस्तों विराम चिन्ह होता है, कौन सा? एक तो विराम चिन्ह होते हैं, एक भाव चिन्ह होते हैं। कौन से? एक तो भाव चिन्ह होते हैं, एक विराम चिन्ह और एक भाव चिन्ह होते हैं। विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं? विराम चिन्ह दोस्तों 4 होते हैं। कौन से? विराम चिन्ह 4 होते हैं। और बाकी जो 20 में से 4 विराम चिन्ह गए, 16 बच्चे, बाकी जो 16 विराम चिन्ह होते हैं वो भाव चिन्ह होते हैं। याद रखेंगे। विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो विराम चिन्ह होते हैं दोस्तों, एक तो अल्प विराम होता है। कौन सा होता है? एक तो अल्प विराम होता है। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला होता है, ये वाला अल्प विराम का चिन्ह होता है। ठीक है, एक होता है पूर्ण विराम। कौन सा होता है? एक होता है पूर्ण विराम। याद रखेंगे बिल्कुल। पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा होता है दोस्तों? पूर्ण विराम का चिन्ह ये वाला होता है। कौन सा? ये वाला पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। ठीक है, एक होता है अपूर्ण विराम। कौन सा? एक होता है अपूर्ण विराम। याद रखेंगे कौन सा? अपूर्ण विराम। इसका चिन्ह कौन सा होता है? तो आप कहेंगे ये जो चिन्ह होता है ये अपूर्ण विराम का चिन्ह होता है। किसका? अपूर्ण विराम का चिन्ह होता है। एक बचा अर्ध विराम। कौन सा? अर्ध विराम। तो अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा होता है? आप कहेंगे ये वाला चिन्ह होता है। कौन सा? ये वाला अर्ध विराम का चिन्ह होता है। ये जो 4 चिन्ह है ये विराम चिन्ह होते हैं। बाकी सारे चिन्ह कैसे होते हैं? आप कहेंगे भाव चिन्ह होते हैं। कैसे चिन्ह होते हैं? भाव चिन्ह होते हैं। तो कांता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की किस भाषा से लिया गया है? तो आप कहेंगे अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। क्लियर। विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। विराम चिन्ह होते कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक विराम चिन्ह, एक भाव चिन्ह। विराम चिन्हों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से? अल्प विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम और अर्ध विराम। बाकी जितने बच्चे वो सब भाव चिन्ह होते हैं। याद रखेंगे बिल्कुल। क्वेश्चन क्लियर? पहला बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को बताएंगे उप विराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? तो उप विराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? तो उप विराम को दोस्तों और क्या क्या नाम से जाना जाता है? तो उप विराम को दोस्तों अपूर्ण विराम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अपूर्ण विराम चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है और एक न्यून विराम चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, उप विराम को 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है, अपूर्ण विराम और न्यून विराम। ठीक है, याद रखेंगे। अब अपूर्ण विराम क्या होता है? अभी बताया, जस्ट अभी बताया। तो आप क्या कहेंगे? अपूर्ण विराम ये वाला होता है। कौन सा? ये वाला अपूर्ण विराम होता है। तो बताइए उप विराम या अपूर्ण विराम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो क्या इसमें हुआ है? नहीं, ये तो योजक चिन्ह होता है। कौन सा? योजक चिन्ह होता है। इन सभी के चिन्हों के बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊं। तो यहाँ पे बताएंगे उप विराम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में हुआ है? आप कहेंगे नहीं। क्या ऑप्शन नंबर बी में हुआ है? तो आप कहेंगे बिल्कुल। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मिश्र बंधु 3 है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो ये जो बीच में हुआ है ना, ये क्या है? ये उपविराम है। कौन सा है? उपविराम है। बिल्कुल बिल्कुल। इनसे आपसे नाम भी पूछ लेता है, जैसे आपको चिन्ह बना के दे देगा ऐसा वाला। तो बताइए ये चिन्ह किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे उपविराम, अपूर्ण विराम और न्यून विराम से जाना जाता है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलें आगे, चलिए आगे चलते। क्वेश्चन क्लियर? बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट बताएंगे, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है?
जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो किसका प्रयोग किया जाता है, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या इसको क्या कहते हैं, इस चिन्ह का नाम बताएंगे एक बार। इसको कहते हैं अल्प विराम। क्या कहते हैं, अल्प विराम। अभी अभी बताया, बार बार मेरे साथ रिवीजन कीजिए तभी आपको चिन्ह याद होंगे, ठीक है। और मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ थ्योरी क्लासेस अवश्य देख लें, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके आप सारी थ्योरी क्लासेस कर लीजिए चैप्टर वाइज तरीके से, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इस चिन्ह को कहते हैं समता मूलक चिन्ह। कौन सा कहते हैं, इसको कहते हैं समता मूलक चिन्ह। ये जो इक्वल होता है इंग्लिश में, इसको हिंदी में कहते हैं समता मूलक चिन्ह, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अभी बताया मैंने आपको, अपूर्ण विराम कहते हैं। क्या कहते हैं, अपूर्ण विराम कहते हैं। और इसने जो पूछा है ना, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इसके लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इस चिन्ह को क्या कहते हैं, तो इस चिन्ह को कहते हैं विवरण चिन्ह। कौन सा कहते हैं, इस चिन्ह को कहते हैं विवरण चिन्ह, ठीक है। याद रखेंगे कौन सा चिन्ह कहते हैं, विवरण चिन्ह कहते हैं। विवरण कैसे होता है, जैसे हमको किसी चीज के बारे में बताना हो, जैसे हमको बताना है किसी वायु के बारे में बताना है, किसके, वायु के बारे में बताना है, वायु क्या होती है, तो हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे, है ना, फिर उसके आगे बोलते जाएंगे। तो ये सब क्या होता है, ये होता है विवरण चिन्ह। कौन सा होता है, विवरण चिन्ह, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि विवरण चिन्ह कौन सा है, तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि चिन्हों को पहचानने की तरीका सीखे, चिन्ह कौन कौन से होते हैं, ठीक है। बिल्कुल, ये क्लियर आपको क्वेश्चन, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को बताएंगे, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा विराम चिन्ह छूट गया है। तो इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूट गया है, बताइए। कार्ल मार्क्स ने ठीक ही तो कहा है, धर्म जनता के लिए नरक कर देने वाली अफीम है। तो इसमें कौन सा चिन्ह छूट गया, क्या कोष्टक चिन्ह छूट गए, क्या विस्मय विराम चिन्ह छूट गए, या अल्प विराम चिन्ह छूट गए, निर्देशक चिन्ह छूट गए। तो कोष्टक चिन्ह कौन सा होता है, आप कहेंगे ये वाला कोष्टक होता है ना। विस्मय विराम चिन्ह कौन सा होता है, तो आप कहेंगे ये वाला विस्मय विराम चिन्ह होता है। अल्प विराम कौन सा होता है, ये वाला होता है। निर्देशक चिन्ह कौन सा होता है, ये वाला होता है। कोष्टक चिन्ह किसके लिए प्रयोग किया जाता है, कोष्टक चिन्ह किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जब किसी बात का अर्थ बताना हो। जैसे मैं आपके बारे में बताऊं, क्या बताऊं, जैसे मैं लिख दूं वाटर, क्या लिख दूं मैं, वाटर लिख दूं, और कोई बच्चा वाटर को ना समझे तो हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, जल लिख देंगे, ब्रैकेट में जल लिख देंगे, यानी वाटर का मतलब होता है जल, है ना। तो इसको कहते हैं कोष्टक का प्रयोग यहाँ किया जाता है जब हमको किसी शब्द का मतलब बताना हो, ठीक है। विस्मय विराम चिन्ह क्या किया जाता है, तो इसके क्वेश्चन हम आगे लाए, अभी आपको समझ में आएगा। अल्प विराम मैंने आपको बता दिया। निर्देशक चिन्ह क्या होता है, निर्देशक चिन्ह होता है जैसे, जैसे मैं आपके सामने लिख दूं, जैसे, जैसे शब्द लिख दो और जैसे के आगे ये जो लिखा होगा ना, इसको कहते हैं निर्देशक चिन्ह। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं निर्देशक चिन्ह। याद रखेंगे बिल्कुल। तो इस वाक्य में कौन सा दो छूट गया है चिन्ह, तो आप कहेंगे इस वाक्य में अल्प विराम छूट गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं शहीद भगत सिंह, क्या लिख दो, शहीद भगत सिंह ने कहा था, क्या कहा था, शहीद भगत सिंह जी ने कहा था, ठीक है। ऐसे करके लिख दो, शहीद भगत सिंह जी ने कहा था, है ना। तो ऐसे करके लिख दो, कहा था। तो ये इसके बाद जो हम लिखेंगे ना, उन्होंने क्या कहा, तो पहले अल्प विराम लगाएंगे, उसके बाद ये वाला चिन्ह लगाएंगे। क्या, पहले अल्प विराम लगाएंगे, उसके बाद ये वाला चिन्ह लगाएंगे। क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो इस चिन्ह का नाम क्या है, आप कहेंगे उद्धरण चिन्ह। ये वाला जो चिन्ह होता है ना, इसको कहते हैं उद्धरण चिन्ह। कौन सा, उद्धरण या अवतरण चिन्ह कहते हैं, याद रखेंगे बिल्कुल। तो यहाँ कौन सा आएगा, यहाँ पे अल्प विराम आएगा, यानी अल्प विराम आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएंगे। हे राम तुम कहाँ हो, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। हे राम तुम कहाँ हो, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा, तो कौन सा होगा बताइए। मैंने आपको बताया था, अगर आपने थ्योरी क्लास देखी है, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब हम बताते हैं शोक को दर्शाते हैं, हर्ष को दर्शाते हैं, किसी बात को दर्शाते हैं, तो कैसे होता है, जैसे मैं कहूँ अरे, मैं क्या कहूँ अरे, तो ये क्या है, इसको दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जैसे मैं कहूँ शाबाश, क्या कहूँ, मैं कहूँ शाबाश, अगर मैं आपको शाबाशी दे रहा हूँ तो क्या प्रयोग करेंगे, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो इसमें कौन सा चिन्ह रह गया, हे राम, हम पुकार रहे हैं ना, किसी को बुला रहे हैं, तो किसका चिन्ह होगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ हे राम, अरे तुम कहाँ हो, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, शाबाश, है ना, छी, ये सब क्या होते हैं, ये सब विस्मयादिबोधक चिन्ह के उदाहरण होते हैं। याद रखेंगे, इन सब शब्द के बाद क्या आता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ये होता है। क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका
और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो इस वाक्य में जो विराम चिन्ह का प्रयोग होगा वो कौन सा होगा? क्या अर्ध विराम होगा? आप कहेंगे नहीं, अर्ध विराम कौन सा चिन्ह होता है? ये वाला होता है, ये वाला होता है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। प्रश्न चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला होता है, क्वेश्चन मार्क जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अल्प विराम कौन सा होता है? ये वाला होता है। और उप विराम कौन सा होता है? तो आप कहेंगे ये वाला उप विराम होता है ना। बिल्कुल, ये तो आपको याद ही होगा। तो इसमें कौन सा वाक्य का चिन्ह का प्रयोग होगा? आप कहेंगे इसमें अल्प विराम का प्रयोग होगा। कौन से? अल्प विराम, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। आनंद के बाद आएगा, आनंद के बाद थोड़ी देर के लिए रुका है। किसके? थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो आनंद के बाद हमको थोड़ी देर रुकना पड़ रहा है ना, थोड़ी देर रुकना पड़ रहा है। तो अल्प विराम का प्रयोग होगा। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएंगे। अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? अल्प विराम क्या होता है दोस्तों? अल्प विराम ये वाला होता है। अब तो याद है ना अल्प विराम? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? तो क्या वाक्य के अंत में किया जाता है? नहीं, वाक्य के अंत में तो पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य समाप्त हो जाता है या वाक्य पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद तो पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। कहीं भी थोड़ी ना कर सकते हैं ऐसे कि वाक्य के शुरू में नहीं, वाक्य के शुरू में तो नहीं होता, वाक्य के मध्य में होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के मध्य में होता है, जहां बहुत कम समय के लिए ठहरना पड़े। जहां बहुत कम समय के लिए ठहरना पड़े वहां पे किसका? अल्प विराम का प्रयोग होता है। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? तो विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो विराम चिन्ह बताइए कौन सा नहीं है? विवरण है? आप कहेंगे बिल्कुल है विवरण चिन्ह। मैंने अभी आपको बताया था विवरण चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला होता है। विवरण चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला होता है। क्लियर? लाघव चिन्ह कौन सा होता है? लाघव चिन्ह ये होता है, जैसे मैं लिख दूं डॉक्टर, क्या लिख दूं? डॉक्टर। ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है इसको लाघव चिन्ह कहते हैं। जब हमको किसी बात को छोटे उसमें लिखना हो, जब हमको किसी शब्द को छोटे उसमें लिखना हो तो उसको कहते हैं लाघव चिन्ह। जैसे इंजीनियर, इंजीनियर ऐसे करके लिख दो और ऐसे लगा दो, है ना, तो इसको कहते हैं लाघव चिन्ह। ठीक है, निर्देशक चिन्ह किसको कहते हैं? अभी बताया था, इसको कहते हैं जैसे के बाद जो लिखता है, जैसे के बाद जो चिन्ह लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? निर्देशक चिन्ह कहते हैं, है ना। बिल्कुल। और क्या उपदेशक कोई चिन्ह होता है? नहीं, उपदेशक आप कहेंगे उपदेशक कोई चिन्ह नहीं होता। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो विराम चिन्ह का कौन सा प्रकार नहीं है? उपदेशक चिन्ह विराम चिन्ह नहीं होता। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर। चलिए क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अरे तुम आ गए। इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाएगा? तो मैंने अभी आपको बताया, बताइए अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाएगा? क्या पूर्ण विराम किया जाएगा? पूर्ण विराम क्या होता है? ये वाला होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है? ये वाला होता है। बार बार बता रहा हूँ। योजक चिन्ह क्या होता है? योजक चिन्ह ये वाला होता है, ये वाला योजक चिन्ह होता है ना, बताया था बिल्कुल। जैसे माता पिता लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं? माता पिता। तो इसके बीच में ये जो चिन्ह लग रहा है ये कौन सा चिन्ह होगा? आप कहेंगे योजक चिन्ह होगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अरे तुम आ गए तो क्या हो रहा है? पुकारा जा रहा है, अरे तुम आ गए, है ना। तो कौन सा चिन्ह आएगा? विस्मय व्याधि बोधक चिन्ह आएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला? ये वाला विस्मय व्याधि बोधक चिन्ह आएगा। अरे शाबाश, हे राम, श्याम तुम आ गए। तो किसी का नाम जब हम पुकारते हैं ना तभी ऐसे लेते हैं, श्याम तुम आ गए। प्रश्न नहीं पूछ रहा है, उससे विस्मयावर्धक हो रहा है, उसको आश्चर्य हो जाए, तुम आ गए, तो क्या लगाएंगे? विस्मय व्याधि बोधक चिन्ह लगाएंगे। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? तो अर्धविराम क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा चिन्ह होता है अर्धविराम का। अभी बताएंगे अर्धविराम कौन सा होता है? ये वाला होता है। कौन सा? ये वाला होता है। याद है? बिल्कुल याद होगा, है ना, अर्धविराम याद होगा। तो बताइए किस में प्रयोग हुआ है? क्या ऑप्शन नंबर ए में हुआ? नहीं, ऑप्शन नंबर ए में तो अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। किसका? अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन नंबर बी में हुआ है? नहीं, ऑप्शन नंबर बी में तो किसका प्रयोग हुआ है? विस्मय व्याधि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। देखा, लिखा है ना, शाबाश। इसी तरह आगे बढ़ते रहो। तो शाबाशी दे रहा है, किसका चिन्ह प्रयोग हुआ है? विस्मय व्याधि बोधक चिन्ह प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। तो ये जो चिन्ह है ये कौन सा है? अर्धविराम वाला चिन्ह। कौन सा है? अर्धविराम वाला चिन्ह। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैंने किताब पढ़ी है, पूर्ण बोधक चिन्ह प्रयोग हुआ है। कौन सा? पूर्ण विराम चिन्ह प्रयोग हुआ है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताएंगे,
किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है। तो किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, बताइए। क्या ऑप्शन नंबर ए में हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में तो किसी का भी प्रयोग नहीं हुआ, किसी भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये तो गलत हो जाएगा। जब मेरा मित्र आया मैं सो रहा था, तो मेरा मित्र आया के बाद क्या लगेगा? अल्प विराम लगेगा। मैं सो रहा था तो इसके बाद पूर्ण विराम लगेगा। इसमें तो किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या ऑप्शन नंबर बी में हुआ है? बिल्कुल हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दीपक तुम आ गए, दीपक तुम आ गए, तो किसी का वो प्रश्न नहीं पूछ रहा है कि आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। वो क्या कह रहा है? वो दीपक तुम आ गए, वो देख रहा है, अचंभे से देख रहा है। दीपक तुम आ गए, तो विस्मयवादी चिन्ह का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे, नहीं यह नहीं हो सकता। नहीं के बाद क्या लगेगा? आप कहेंगे अर्धविराम चिन्ह लगेगा। कौन सा? अर्धविराम चिन्ह लगेगा। नहीं, यह नहीं हो सकता, है ना। क्लियर आपको? बिल्कुल क्लियर। ये देखिए, ये वाला अर्धविराम पीछे लगा दिया, नहीं ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा। ठीक है, बिल्कुल। राम श्याम तरुण खेल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए तो गलत हो जाएगा। राम के बाद क्या लगेगा? अल्प विराम लगेगा। राम श्याम और क्या दोस्तों? राम श्याम और तरुण खेल रहे हैं, तो ये वाला हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है किस वाक्य में? विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएंगे। सही विराम चिन्हों वाले वाक्य कौन सा है? तो सही विराम चिन्हों वाले वाक्य कौन सा है, किसमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, छी तुमने तो नाम ही डुबा दिया। तो मैंने आपको अभी अभी बताया था, छी, अरे, राम, श्याम, हे, तो ये क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक होते हैं, जिनमें हम पुकार लगाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब विस्मयादि बोधक चिन्ह आते हैं इनके पीछे। तो क्या इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा। इसमें आ रहा है, इसमें तो तुमने के बाद आ रहा है, तुमने के बाद थोड़ी नहीं आता, इसमें आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर आपको? बिल्कुल क्लियर। छी के बाद किस शब्द का प्रयोग होगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सही विराम चिन्ह वाला वाक्य। तो कौन सा वाक्य सही विराम चिन्ह वाला है? क्या ऑप्शन नंबर ए है? क्या ऑप्शन नंबर बी है? क्या ऑप्शन नंबर सी है? क्या ऑप्शन नंबर डी है? तो आप क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? जो पत्र आ जाया कहाँ है, तो क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल जो पत्र आ जाया कहाँ है, प्रश्नवाचक चिन्ह पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह ही आएगा। क्लियर आपको? बिल्कुल क्लियर। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताएंगे। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वह किस चिन्ह का प्रयोग होगा? वहां पे किस चिन्ह का प्रयोग होगा? देखिए, जहां पे वाक्य खत्म हो जाए, अंतिम वाक्य रूप ले ले, जैसे मैं बोलूं राम ने खाना खा लिया, तो राम ने खाना खा लिया अंतिम वाक्य हो गया। अंतिम हो गया ना, वाक्य खत्म हो गया। बिल्कुल। तो जहां पे वाक्य खत्म हो जाता है, जहां पे वाक्य खत्म हो जाता है, किसका प्रयोग करते हैं हम? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसका चिन्ह का प्रयोग करते हैं? आप कहेंगे हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं जब वाक्य खत्म हो जाता है। योजक चिन्ह कौन सा होता है? ये होता है। अल्प विराम ये होता है। उदाहरण चिन्ह कौन सा होता है? आप कहेंगे ये वाला होता है। अभी अभी मैंने आपको ये सारे चिन्हों के बारे में बताया, तो आपको ये सब याद होंगे। मैं आपको रिवाइज इसीलिए करा रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको ये दिमाग में बैठ जाए, दिमाग में फीड हो जाए, कौन कौन से चिन्ह कौन कौन से होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, अपूर्ण विराम चिन्ह का दूसरा नाम है। तो अपूर्ण विराम चिन्ह का दूसरा नाम क्या है? अभी अभी मैंने आपको बताया था। क्या है? आप कहेंगे न्यून विराम चिन्ह है। कौन सा है? न्यून विराम चिन्ह है। और एक कौन सा है? उपविराम चिन्ह है। कौन सा? उपविराम चिन्ह। किसका नाम है? अपूर्ण विराम चिन्ह का। ये दोनों अन्य नाम है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, हर्ष, विस्मय, शोक, भय आदि मनोभावों को दर्शाने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो बताएंगे, हर्ष, विस्मय, शोक, भय आदि मनोभावों को दर्शाने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे किसका किया जाता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसका प्रयोग किया जाता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहते हैं हुर्रे, तो ये क्या होता है? उसमें किसका आता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है। जैसे मैं कहूँ शोक हो गया ना, तो किसका आएगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह का आएगा। ठीक है, जैसे भय कैसे होता है ना, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे,
बिल्कुल परिभाषा आती है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो आप इनको नोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, उनकी पहचान कीजिए। तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, ये वाक्य दिया हुआ है, रोको मत जाने दो। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, एक तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, एक तो लिखेंगे रोको मत, क्या दोस्तों, रोको मत जाने दो, क्या रोको मत जाने दो, ऐसे करके लिख दिया हमने, रोको मत जाने दो, ये लिख दिया। बिल्कुल, एक और मैं लिख सकता हूँ इसको, कैसे, रोको, क्या लिख सकता हूँ, रोको मत, क्या लिख सकता हूँ, रोको मत जाने दो, क्या रोको मत जाने दो, ऐसे करके लिख सकता हूँ। बिल्कुल, तो इस वाक्य में किसका प्रयोग किया है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, आप कहेंगे अल्प विराम का प्रयोग हुआ है और पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। तो दो विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है, अल्प विराम और पूर्ण विराम। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस वाक्य में समता मूलक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो समता मूलक चिन्ह क्या होता है, आप कहेंगे समता मूलक चिन्ह क्या होता है, ये जो इक्वल होता है, इसको इंग्लिश में इक्वल कहते हैं। तो ये क्या होता है, हिंदी में इसको समता मूलक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, समता मूलक चिन्ह कहते हैं। किस में प्रयोग हुआ है, क्या ऑप्शन नंबर ए में हुआ है, क्या ऑप्शन नंबर सी में हुआ है, क्या ऑप्शन नंबर डी में हुआ है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो सबकी भलाई करे उसको क्या कहते हैं, परोपकारी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको परोपकारी कहते हैं। क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को बताएंगे, किसी कथन, क्या दोस्तों, किसी कथन को उद्धत करने समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यदि हमको किसी कथन को उद्धत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, आप कहेंगे नहीं। क्या अवतरण या उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, आप कहेंगे बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अवतरण या उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जब हमको कोई कथन या किसी वाक्य को वो करना हो ना, उद्धत करना हो, तो उसके लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अवतरण या उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, शहीद भगत सिंह जी ने कहा था, तो उसके बाद अल्पविराम लगाया था और उसके बाद क्या लगाया था, उद्धरण या अवतरण चिन्ह लगाया था। उसमें उसकी बात लिखनी थी, उनकी बात लिखनी थी, उन्होंने क्या कहा था। क्लियर आपको, बिल्कुल। तो किसी कथन को उद्धत करने के लिए अवतरण या उद्धरण चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए हम किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो आप बताएंगे किसका करते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं पराबैगनी, लिख दो, क्या लिख दो, पराबैगनी लिख दो। अब किसी को हिंदी में पराबैगनी नहीं पता, किसी के हिंदी में पराबैगनी नहीं पता क्या होता है, तो उसको हम इंग्लिश में लिख देंगे विबग्योर। क्या लिख देंगे, विबग्योर या अल्ट्रावायलेट लिख देंगे। तो ऐसे तो लिख देंगे, बिल्कुल। तो इसको क्या कहते हैं, इसके लिए हमको किसका प्रयोग करना पड़ता है, तो आप कहेंगे कोष्टक का प्रयोग करना पड़ता है। किसका, कोष्टक का, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोष्टक दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक तो ये छोटा कोष्टक होता है, कौन सा, छोटा कोष्टक होता है। एक ये मझला कोष्टक होता है, कौन सा, मझला कोष्टक होता है। और एक ये बड़ा कोष्टक होता है। ये कोष्टक तो गणित में होते हैं, ये जो तीन कोष्टक है ये गणित में होते हैं, लेकिन हिंदी में तो एक ही कोष्टक होता है, ये वाला, है ना। तो याद रखेंगे, गणित में कितने प्रकार के कोष्टक होते हैं, तीन प्रकार के कोष्टक होते हैं, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। याद रखेंगे, बिल्कुल। और तो हमको किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, आप कहेंगे कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताएंगे, वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होगा वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमको बताना है, जब हमको वाक्य में जहां पूर्ण मतलब पूरा वाक्य नहीं हुआ है उससे कम तुलना में हमको रुकना हो तो किस वाक्य का हम प्रयोग करते हैं। तो आप कहेंगे किस वाक्य का हम प्रयोग करते हैं, आप कहेंगे अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका, अर्धविराम, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसका, अर्धविराम चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उद्धरण चिन्ह क्या होता है, ये वाला उद्धरण चिन्ह होता है, कौन सा, ये वाला होता है। कोष्टक चिन्ह क्या होता है, ये होता है, अभी बताया था। निर्देशक चिन्ह ये होता है, याद रखेंगे, बिल्कुल। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताएंगे हंस पद चिन्ह है। तो हंस पद चिन्ह क्या होता है दोस्तों, हंस पद चिन्ह होता है, इसको कहते हैं त्रुटि बोधक चिन्ह। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं त्रुटि बोधक चिन्ह। क्या कहते हैं, त्रुटि बोधक चिन्ह कहते हैं। याद रखेंगे, त्रुटि बोधक भी मिल सकता है और हंस पद भी मिल सकता है। तो हंस पद कौन सा होता है, हंस पद होता क्या है दोस्तों, जैसे मैं लिख दूं राम, क्या लिख दूं, राम ने
खाया। क्या लिख दूं? राम ने खाया। ऐसे करके मैंने लिख दिया। अब आप कहेंगे राम ने क्या खाया, ये तो मैं लिखना भूल गया। तो मैं लिखना भूल गया तो कैसे लिखूंगा? नीचे ये वाला चिन्ह लगा दूंगा और ऊपर लिख दूंगा राम ने आम खाया। क्या लिख दूंगा? राम ने आम खाया। तो जो पढ़ेगा ना वो समझ जाएगा यहाँ पे आम लिखना भूल गया। तो इसको कहते हैं त्रुटि बोधक चिन्ह या हंस पद, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी, इसको क्या कहते हैं? इस चिन्ह को कहते हैं लाघव चिन्ह। अभी मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। बिल्कुल याद रहेगा। इसको क्या कहते हैं? इसको आप कहेंगे अर्धविराम कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धविराम कहते हैं। तो ये सारे चिन्हों के नाम तो आपको याद होंगे, बिल्कुल याद होंगे। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? अब दोस्तों आपको चिन्ह का नाम देके पूछ लिया, चिन्ह देके पूछ लिया, बताइए इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे इस चिन्ह को क्या कहते हैं? पूर्ण विराम को किसको कहते हैं? इसको पूर्ण विराम कहते हैं। अर्धविराम किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे इसको अर्धविराम कहते हैं। निर्देशक किसको कहते हैं? इसको निर्देशक कहते हैं। अल्प विराम किसको कहते हैं? इसको कहते हैं। तो ये कौन सा चिन्ह है? आप कहेंगे अर्धविराम है। कौन सा? अर्धविराम, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम कौन सा होता है? ये वाला होता है। इसके स्थान पे हम किसी और चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी प्रचलित है। तो उसको क्या नाम कहते हैं? उसको अर्धविराम कहते हैं। आप कहेंगे नहीं। उसको योजक चिन्ह कहते हैं? नहीं। उसको विवरण चिन्ह कहते हैं? नहीं। उसको कहते हैं फुल स्टॉप। क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। ये जो बिंदी वाला होता है ना, इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं, जैसे हम किसी वाक्य को पूरा करते हैं, दिस इज ए कैट, ऐसे करके लिख दो दिस इज ए कैट। तो यहाँ पे जो ये लगेगा ये क्या होता है? फुल स्टॉप होता है। ये क्या होता है? फुल स्टॉप होता है। तो पूर्ण विराम के स्थान पे हम फुल स्टॉप का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ये हमसे पूछा गया है। देखिए मेरे साथ आप नोट करेंगे, एक चीज मैं आपको बता दूं। लिखिए दोस्तों, जब हमको क्या दोस्तों, जब हमको 2 डिग्रियां लिखनी पड़ती हैं, जैसे आप में से किसी ने बीए कर रखी होगी, क्या बीए कर रखी होगी, बीए हमने लिख दी। किसी ने एमए कर रखी होगी, क्या एमए कर रखी होगी, एमए कर रखी हो। तो इन सबको अलग करने के लिए क्या करना पड़ता है? इन सबको अलग करने के लिए हमको किस चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है? आप कहेंगे अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। किसका? अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। तो नोट करेंगे मेरे साथ, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। 2 डिग्रियों को लिखने के लिए, लिखिए दोस्तों, 2 डिग्रियों को लिखने के लिए उनके बीच में हमको अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। याद रखेंगे, बिल्कुल एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए होगा? नहीं, इसमें तो कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। क्या ऑप्शन नंबर बी होगा? नहीं। ऑप्शन नंबर सी को लोग ज्यादातर सही कर सकते हैं, उनको लगता है अल्प विराम का प्रयोग होता है ना, अल्प विराम का प्रयोग होता है। तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एमए बीएड, यानी कि हम इसको अलग करने, 2 डिग्रियों को अलग करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो आप कहेंगे अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका? अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बच्चों ने आम, नीम, पीपल तथा अमरूद के पेड़ लगाए, इनमें कौन से चिन्हों का प्रयोग होगा? ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना ना भूले कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है और अपने ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें कि क्लास आपको कैसी लगी, आपको क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पीडीएफ को डाउनलोड करना, उससे नोट्स बनाना और उन क्वेश्चनों को एक बार फिर से रिवाइज करना। याद रखना दोस्तों, जो मैंने अपने हाथों से लिखा है वो आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, वो आपको खुद लिखना पड़ेगा। पीडीएफ में सिर्फ आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उनको ही आपको लिखना है। ठीक है, तो जो मैंने लिखा है वो आप खुद लिखें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। इसी तरह उस चैप्टर के शानदार 25 क्वेश्चनों को करेंगे, ट्रिक के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से, ऐसे हम उस चैप्टर को करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।